हाँ तो बालकों, जय श्री राम, राधे राधे। तो बालकों अटेंटिव हो जाइए, चेयर पर बैठिए बिल्कुल स्ट्रेट होकर, ठीक है। और कॉपी और पेन अपने साथ रखिएगा, क्योंकि आपको नोट भी करना है साथ साथ, क्योंकि जितना आप नोट करेंगे उतना आपको याद रहेगा और फिर हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी करनी है, ठीक है। तो बालकों आज हम नेशनल इनकम का एक मेथड सीखने जा रहे हैं। नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका एक मेथड, इनकम मेथड। ठीक है बालकों, कौन सा मेथड सीख रहे हैं हम? इनकम मेथड। इनकम मेथड से हमें क्या निकालनी है? नेशनल इनकम। तो बालकों इस मेथड के अंदर अंडर दिस मेथड national income is calculated by finding the by adding all the payments made by productive units to factors of production for their प्रोडक्टिव सर्विसेज। ठीक है बालकों, तो बेटा जी इसमें मेन बात क्या आई है कि इनकम मेथड के अंदर हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे किसे ऐड करके? बाय एडिंग ऑल द फैक्टर्स पेमेंट मेड बाय प्रोडक्टिव यूनिट्स टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को प्रोडक्टिव यूनिट जो भी पेमेंट कर रही है उन सब को जोड़ दो, तो उसके थ्रू हम नेशनल इनकम यहां पर निकालने वाले हैं। तो बेटा जी सबसे पहले इस मेथड को समझने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं। तो बालकों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, there are four factors of production. There are four factors of production. One is labor, second one is land, तीसरा है capital, और फोर्थ है entrepreneur। एंटरप्रेन्योर, ठीक है। ये हमारे हैं फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन: लेबर, लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। अब इन सब को जो भी पेमेंट प्रोडक्टिव यूनिट देती है उन्हें ऐड करके हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे। यही मैंने लिखवाया है। अंडर दिस मेथड नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग ऑल द पेमेंट्स मेड बाय प्रोडक्टिव यूनिट टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर देयर प्रोडक्टिव सर्विसेज। ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ये जो प्रोडक्शन के अंदर जो काम कर रहे हैं उनकी सर्विसेज के लिए जो उन्हें मिल रहा है उन सबको ऐड करके हमारा क्या निकल आएगा? नेशनल इनकम। तो बालकों सबसे पहले फर्स्ट लेबर।
लेबर क्या होता है? लेबर किसे कहते हैं? एनी सर्विसेज। अब वो सर्विसेज जो है वो फिजिकल भी हो सकती हैं और मेंटल भी हो सकती है। एनी सर्विसेज गिवन बाय ह्यूमन रिसोर्स टू प्रोडक्टिव यूनिट is termed as labor। ठीक है, इकोनॉमिक्स में लेबर हम किसे कहते हैं? कोई भी सर्विस, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो मेंटल हो, चाहे वो अपनी बॉडी के थ्रू दे रखी हो, मसल्स के थ्रू, या फिर अपने दिमाग के थ्रू। ठीक है ना, जैसे ऑफिस के अंदर वर्कर काम करते हैं तो वो मेंटल काम करते हैं, वो लेबर वाला काम नहीं करते। और फैक्ट्री के अंदर जो वर्कर काम करते हैं वो लेबर वाला काम करते हैं, वो मशीनें चलाना, इधर से उधर सामान उठाना। कंस्ट्रक्शन साइट्स के ऊपर लेबर लगी होती है जो ईंटें उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रख रही है, जो मटेरियल्स हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह रख रही हैं। तो वो होती है फिजिकल लेबर, और एक होती है मेंटल लेबर। अगर कोई सीए है तो वो मेंटल लेबर कर रहा है, ठीक है, और अगर एक प्लम्बर है तो वो फिजिकल लेबर कर रहा है। तो ये सारी को सबको हम लेबर बोलते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक्स के अंदर। तो ह्यूमन रिसोर्स जो भी सर्विसेज, चाहे वो फिजिकल है चाहे वो मेंटल है, प्रोडक्टिव यूनिट को दे रहा है, उसे हम लेबर बोलते हैं। ठीक है, अब लेबर अपनी प्रोडक्टिव सर्विसेज के लिए क्या लेता है, क्या मिलता है उसे? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज इज given to labor for their productive services। उनकी प्रोडक्टिव सर्विसेज के लिए उन्हें क्या मिलता है बालकों? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ठीक है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज को हम शॉर्ट में बोलते हैं COE। तो मैं शॉर्ट ही लिखूंगा, बार बार कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज इतना बड़ा नहीं लिखूंगा, COE लिखूंगा। तो बालकों, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज COE, इसके अंदर आपकी 3 चीजें आती हैं, ये आपको याद रखनी है। क्या? वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, सॉरी इन कैश, पहले इन कैश। दूसरा, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। और तीसरा, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ठीक है, इन 3 चीजों को ऐड करने के बाद बनता है हमारा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। इन 3 चीजों को ऐड कर दो। किन किन चीजों को? वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। अब बेटा जी, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश क्या होता है? बहुत कॉमन सी बात है, ठीक है, हर किसी को पता ही है कि कैश क्या होता है। अब जो है, किसी भी वर्कर को अपने काम के लिए क्या मिलता है? एक पे मिलती है जो वो अपनी पॉकेट में डालकर घर ले जाता है, घर में अपनी वाइफ को देता है, कहता है जी लो घर का खर्चा चलाओ। तो वो क्या है? वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। कैश की फॉर्म में काम करने के लिए जो मिल रहा है वो है वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। जैसे कि बेसिक पे मिलती है किसी वर्कर को, ठीक है, उसके साथ उसे कभी कभी कमीशन भी मिल जाती है इन द फॉर्म ऑफ कैश।
कभी कभी उसे बोनस मिलता है, फर्म अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, फर्म ने बोनस दे दिया, ठीक है। इसके अलावा फर्म जो है, कंपनी जो है अपने वर्कर्स को काफ़ी सारे अलाउंसेस देती है, काफ़ी सारे बेनिफिट्स देती है। वो कहती है जी आप इतनी दूर से हमारे ऑफिस में आ रहे हो, जा रहे हो, तो हम आपको ट्रैवलिंग के लिए 3,000 रुपये देंगे। तो वो क्या हो गया, एक अलाउंस हो गया, ठीक है ना। आपको हमने, आपका घर था कानपुर में, लेकिन हमारी कंपनी जो है, इंडस्ट्री जो है वो है दिल्ली के अंदर, तो हमने आपको कानपुर से दिल्ली बुला लिया है। अब दिल्ली में तो आपका घर है नहीं, तो ऐसा है हम आपको रहने के घर के लिए 10,000 रुपये देंगे। तो वो जो भी कैश की फॉर्म में एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को दे रहा है, वो हो गया वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, ठीक है। इसके अंदर बेटा एक बात ध्यान रखना कि रिटायरमेंट पेंशन ये भी वेजेस एंड सैलरीज का ही पार्ट है। अब आप कहोगे सर वो तो प्रोडक्टिव सर्विसेज करता नहीं, रिटायरमेंट हो गई, वो रिटायर होकर अब घर में बैठा हुआ है, लेकिन कंपनी उसको हर महीने कुछ पेंशन भेजती रहती है, ठीक है। तो आप कहोगे जी वो कोई प्रोडक्टिव सर्विस तो कर नहीं रहा, ठीक है ना, कोई काम तो कर नहीं रहा, लेकिन उसको उसके बदले पैसे मिल रहे हैं, फालतू में पैसे मिल रहे हैं, बिना काम किए पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। लेकिन बेटा ये रिटायरमेंट पेंशन हर किसी को नहीं मिलती, ये सिर्फ उसी को मिलती है जिसने अपनी पूरी जिंदगी के 30-40 साल, काफी एक बड़ा पीरियड कंपनी को दिया है। तो कंपनी कहती है भाई अब बुढ़ापे में भी तुम्हारे को हम साथ देंगे, तुम्हारे को पेंशन देंगे। तो वो पेंशन जो है वो प्रोडक्टिव सर्विसेज जो करी थी ना 30 साल या 20 साल, उसी के बदले मिल रहा है, अदरवाइज नहीं मिलता। तो इसलिए ये रिटायरमेंट पेंशन जो है ये वेजेस एंड सैलरीज का पार्ट माना जाएगा, ठीक है। हाँ, इसके अलावा जैसे कि ओल्ड एज पेंशन होती है, एक ओल्ड एज पेंशन या विडो पेंशन या अनएम्प्लॉयमेंट पेंशन, ये पेंशन जो सरकार देती है, सरकार कहती है जी आप 60 साल से बूढ़े हो गए, आप 60 साल से ऊपर की एज के हो गए, हम आपको 2,000 रुपये हर महीने देंगे, ठीक है। विडो, एक लेडी है, उसका हस्बैंड मर गया और वो गरीब है, तो सरकार उसकी हेल्प के लिए उसे 2-2,5 हज़ार रुपये हर महीने देती है। ऐसे ही जो लोग काम करने के योग्य हैं लेकिन उन्हें काम नहीं मिल रहा, तो कई कंट्रीज में अनएम्प्लॉयमेंट पेंशन भी मिलती है। तो ये जो पेंशन होती है ये किसी प्रोडक्टिव सर्विस के लिए नहीं मिल रही, ये आपको सरकार ऐसे ही दे रही है। तो ये जो है नेशनल इनकम का पार्ट नहीं है, ये वेजेस एंड सैलरीज का पार्ट नहीं माना जाएगा, आपने इसे इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। लेकिन रिटायरमेंट पेंशन को इंक्लूड करना है, क्योंकि रिटायरमेंट पेंशन प्रोडक्टिव सर्विसेज के लिए ही मिल रही है, ठीक है बाल को यहां तक। तो वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, ये बात आपके पल्ले पड़ गई, ठीक है। इसके बाद आता है बेटा वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। अब एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉइज को सारी चीजें कैश की फॉर्म में दे, ऐसा नहीं होता। कभी कभी एम्प्लॉयर कहता है कि भाई ऐसा है मैं रहने के लिए घर के पैसे नहीं दूंगा आपको, ऐसा मेरा घर खाली पड़ा है, आप उस घर में जाके रह लो, मेरे फ्लैट्स खाली पड़े हैं, आप उस फ्लैट में जाकर रह लो। तो वो क्या है, वो भी एक आपको वेजेस एंड सैलरीज मिल रही है, आपको आपके काम के बदले मिल रहा है, लेकिन वो किस फॉर्म में मिल रहा है आपको, काइंड की फॉर्म में, ठीक है। एम्प्लॉयर ने कहा ऐसा है तुम दूर से आते हो, रोज आते हो जाते हो, तो हम तुम्हें एक कार दे देते हैं, कार से आया जाया करो, ठीक है, कार हमारी है लेकिन चलाओ उसको तुम। तो एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को वेजेस एंड सैलरीज दी इन द फॉर्म ऑफ काइंड, ठीक है। रहने के लिए घर देना, मूवमेंट करने के लिए कार देना, घर में गार्डनर की फैसिलिटी, कुक की फैसिलिटी और वॉचमैन की फैसिलिटी देना, या गैस की फैसिलिटी देना, इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी देना, जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है, लेकिन वो कैश ना देकर काइंड की फॉर्म में दे रहा है, सामान दे रहा है, तो उसे हम बोलेंगे वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, घर हो गया, हाउस दे दिया रहने के लिए, कार दे दी घूमने के लिए, गार्डनर दे दिया,
ठीक है, वॉचमैन दे दिया, ड्राइवर दे दिया, कुक दे दिया, एटसेट्रा। अब आप समझ जाना, ठीक है। तो ये होता है वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, जहां पर कैश ना दिया, कुछ सामान दे दिया, कोई फैसिलिटी दे दी, ठीक है। और लास्ट होता है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, SSS, ट्रिपल SSS, सोशल सिक्योरिटी स्कीम। तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू SSS, सोशल सिक्योरिटी स्कीम, क्या होता है? एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय की सिक्योरिटी के लिए, फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करता है, कुछ कंट्रीब्यूशन करता है। जैसे कि प्रोविडेंट फंड है, जैसे क्या होता है, प्रोविडेंट फंड। तो प्रोविडेंट फंड क्या होता है कि एम्प्लॉय को कहा जाता है कि भाई अपनी सैलरी के अंदर से, जितनी भी सैलरी है उसके अंदर से कुछ परसेंटेज, 1000 रुपये, 500 रुपये, 2000 रुपये, वो आप हर महीने की सैलरी में से अलग रखवाते जाओ, ठीक है। एक प्रोविडेंट फंड अकाउंट होता है, उसके अंदर रखवाते जाओ, ठीक है। तो हर महीने पैसा अलग होता जाएगा। अगर मान लेते 2000 रुपये अलग हुआ तो साल के कितने हो गए? 24,000 रुपये, ठीक है ना। और 10 साल के कितने हो गए? 2,40,000 रुपये। 20 साल के हो जाएंगे वो 4,80,000 रुपये, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। और साथ में उसके ऊपर इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो आपके जब आप रिटायर हो गए तो कुछ पैसा जुड़ जाएगा आपका, जो आपके बुढ़ापे में आपके काम आएगा, उसे बोलते हैं प्रोविडेंट फंड। तो अब सोशल सिक्योरिटी स्कीम में एम्प्लॉयर क्या करता है कि एम्प्लॉयर कहता है अगर आप 2000 रुपये रखोगे तो मैं भी आपके अकाउंट में 2000 रुपये रखूंगा। एम्प्लॉयर कह रहा है एम्प्लॉय से कि अगर तू अपने अकाउंट में, प्रोविडेंट फंड में 2000 रुपये रखेगा, 2 तू रख, 2000 मैं भी डाल दूंगा, तो मतलब कि कितने हो गए? 4000, ठीक है। तो हर महीने उसको कितने पैसे मिलते जा रहे हैं? कितने पैसे उसके जुड़ते जा रहे हैं? 4000 रुपये। 2000 तो वो अपनी पॉकेट से दे रहा है एम्प्लॉय, 2000 उसे एम्प्लॉयर से मिल रहे हैं। तो एम्प्लॉयर ने उसको डायरेक्ट कोई सैलरी नहीं दी, उसको इनडायरेक्ट वे में उसके अकाउंट में पैसे डलवा दिए जो उसको रिटायरमेंट के टाइम पर मिलेंगे, ठीक है। तो ये भी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का पार्ट होता है, क्योंकि ये भी एम्प्लॉयर उस अपने एम्प्लॉय को दे रहा है उसकी प्रोडक्टिव सर्विसेज के लिए, ठीक है। तो बालकों, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के अंदर कितनी चीजें आएंगी? वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ठीक है ना। हाँ, अब इसमें यह बात ध्यान रखनी है, इसमें इग्नोर करना है। क्वेश्चंस में कई बार आपको लिखा आएगा एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। तो एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन को आपने इग्नोर करना है, और वो इग्नोर करने के पीछे रीजन ये है कि एम्प्लॉय वो अपनी पॉकेट से देगा, अपनी सैलरी में से देगा। तो हमने जब उसकी वेजेस एंड सैलरीज में उसकी पे इंक्लूड कर दी है, तो फिर वो दोबारा इंक्लूड करने का मतलब आता ही नहीं। भाई अगर एक एम्प्लॉय के पास 60,000 रुपये सैलरी मिली, उसने 2,000 रुपये प्रोविडेंट फंड में रख दिए, तो वो 60 में से ही रखेगा 2,000। तो आपने उसकी बेसिक पे 60,000 लिख दी, तो अब 2,000 अलग से यहां पर ऐड करने की बात नहीं आएगी। ये बात बेटा जी सबको क्लियर है या कोई समस्या है? वैसे होनी नहीं चाहिए, ठीक है। अगर होगी तो आप मेरे से चैट करके मेरे से पूछ सकते हैं। तो बालकों, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर लेबर की इनकम को हमने डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब आती है लैंड की इनकम। दूसरा, लैंड। लैंड क्या होती है बेटा? इट इज द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर whether on the crust or inside the crust.
लैंड के अंदर, लैंड क्या है? फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, फ्री, नेचर से हमें फ्री में मिली हुई है, ठीक है ना, किसी ने बनाई तो है नहीं जमीन, जमीन तो नेचर से मिली हुई है, ठीक है। और जमीन के ऊपर उसे भी लैंड ही बोलेंगे, और जमीन के अंदर जो है वो भी लैंड की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। और ये बहुत ही कॉमन सी चीज है कि रेंट एंड रॉयल्टी is received by land for its productive services। प्रोडक्टिव सर्विसेज के लिए जो लैंड को पैसा मिलता है उसे बोलते हैं हम रेंट एंड रॉयल्टी, रेंट एंड रॉयल्टी, ठीक है। अब रेंट वर्ड बहुत कॉमन सा वर्ड है, रेंट वर्ड के बारे में डिटेल में बताने की मेरे को ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि रेंट क्या होता है। रेंट को हिंदी में बोलते हैं किराया, ठीक है। और बहुत से लोग हैं हमारे आसपास जो अपनी ज़मीन को किराए पर देते हैं और उसके बदले मतलब कि उससे किराया लेते हैं, और कई लोग हैं जो किराया देते हैं, ठीक है ना। तो रेंट क्या होता है ये सबको पता है, लैंड के यूज के लिए जो उसको लैंड को मिलता है, लैंड के मालिक को मिलता है, उसे हम क्या बोलते हैं? रेंट। अब आपने एक बात ध्यान रखनी है कि रेंट इंक्लूड्स क्या? एक्चुअल रेंट एंड इंप्यूटेड रेंट। रेंट के अंदर क्या इंक्लूड होगा? एक्चुअल रेंट एज वेल एज इंप्यूटेड रेंट। अब एक्चुअल रेंट क्या होता है? एक्चुअल रेंट क्या होता है? रेंट विच इज एक्चुअली पेड टू आउटसाइडर्स, जो हमने दूसरों को, बाहर वालों को एक्चुअल में पे किया है, दैट इज कॉल्ड रेंट, ठीक है ना, एक्चुअल रेंट। जैसे कि मान लिया कि मुझे एक दुकान खोलनी है, मेरे पास दुकान नहीं है, मैं किसी के पास गया, उसके पास दुकान खाली पड़ी थी, मैंने उससे कहा जी मेरे को दुकान चाहिए आपकी। वो कहता है जी ऐसा है, महीने का 30,000 रुपये किराया होगा। मैंने कहा ठीक है जी, मैं महीने के 30,000 दूंगा, कि दुकान को मेरे को दे दो। अब दुकान में जाता हूँ, खोलता हूँ, एक महीने के बाद मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे? 30,000 रुपये। तो वो जो मैंने 30,000 एक्चुअल में पे किया, अपनी पॉकेट से निकाला और सामने वाले को दे दिया, दैट इज कॉल्ड एक्चुअल रेंट, ठीक है। और एक होता है बेटा इंप्यूटेड रेंट। इंप्यूटेड रेंट क्या होता है? रेंट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का जो रेंट होता है, अगर मान लेते हैं दुकान मेरी होती, मैंने खरीद रखी होती, मैं किसी को रेंट देता? किसी को नहीं देना था रेंट, ठीक है। लेकिन उसका भी रेंट कैलकुलेट किया जाएगा और उसे नेशनल इनकम में जोड़ा जाएगा, लैंड की वो इनकम है, ठीक है। क्लियर है यहां तक? उसे बोलते हैं इंप्यूटेड रेंट। तो रेंट के अंदर दो चीजें इंक्लूड होती हैं, एक्चुअल रेंट जो रियलिटी में पे किया गया है, इंप्यूटेड रेंट जो हमारी खुद की प्रॉपर्टी का रेंट है, जो हम किसी बाहर वाले को पे नहीं कर रहे हैं, ना ही हम खुद को भी पे करते हैं, लेकिन फिर भी हम उसको कैलकुलेट करेंगे नेशनल इनकम निकालते समय, और उसे नेशनल इनकम के अंदर रेंट की कैटेगरी में ऐड किया जाएगा। चाहे आपने रेंट पे नहीं किया है, फिर भी उसे कैलकुलेट किया जाएगा, उसे बोलते हैं इंप्यूटेड रेंट। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है बालकों कि रेंट इज इक्वल टू एक्चुअल रेंट प्लस इंप्यूटेड रेंट, ठीक है। अगर आपको एक्चुअल रेंट भी गिवन है, इंप्यूटेड रेंट भी गिवन है, दोनों को जोड़ दोगे तो आपका रेंट आ जाएगा। और अगर क्वेश्चन में रेंट ही दे दिया और फिर इंप्यूटेड रेंट भी दे दिया, क्वेश्चन में मान लेते हैं रेंट दे दिया, इंप्यूटेड रेंट दे दिया, तो आपको इंप्यूटेड रेंट का कुछ नहीं करना, क्योंकि जब उन्होंने रेंट दे दिया तो रेंट के अंदर एक्चुअल और इंप्यूटेड दोनों इंक्लूड है।
रेंट इंक्लूड्स इंप्यूटेड रेंट, रेंट इंक्लूड्स एक्चुअल रेंट। तो जब आपको रेंट दे दिया है कि 80,000 का रेंट है, फिर एक्चुअल रेंट दे, इंप्यूटेड रेंट दे, हमें कुछ करना ही नहीं है। हमें जब रेंट दे दिया, हमें रेंट ही चाहिए, ठीक है ना, हमें तो रेंट ही चाहिए ना। यहां पर लैंड की इनकम क्या होती है? रेंट और रॉयल्टी। तो रेंट समझ में आ गया वाल को? आ गया होगा। रेंट के बाद आता है दूसरा टर्म रॉयल्टी। रॉयल्टी किराए की तरह ही होता है, लेकिन एक्चुअल किराया नहीं होता, ठीक है। होता लैंड के यूज के लिए ही है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं किसी की जमीन के नीचे गैस का बहुत बड़ा रिजर्वोयर है, नीचे जमीन के नीचे गैस है, ठीक है। अब रिलायंस इंडस्ट्री को पता चला कि यार इसकी जमीन के नीचे बहुत सारी गैस है। अब रिलायंस इंडस्ट्री कहेगी जी यहाँ पर हमें अपनी पूरी प्लांट लगाना है जहाँ से हम गैस एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसे सप्लाई करेंगे, बेचेंगे। अब जो लैंड का ओनर है वो कहता है ठीक है जी, आप यहाँ पर लगाओ, एक्सट्रैक्ट करो, बेचो, लेकिन मुझे जितनी सेल करोगे उसके अंदर से एक परसेंटेज चाहिए, एक हिस्सा चाहिए, 5%, 10%, वो जो भी डिसाइड होता है, उतने परसेंट मुझे हिस्सा चाहिए। तो वो लैंड के यूज के लिए एक किराया नहीं ले रहा, वो फिक्स्ड अमाउंट, किराया होता है फिक्स्ड अमाउंट कि हर महीने इतना पैसा मिलेगा। वो कह रहा है मुझे फिक्स्ड अमाउंट नहीं चाहिए, जितनी सेल होगी उसका मुझे 1% चाहिए। 1 करोड़ की सेल हुई, मुझे उसका 1%, 2% जो भी डिसाइड होगा वो चाहिए। वो अमाउंट फिक्स नहीं है, हर महीने सेल चेंज होगी, उसका अमाउंट चेंज हो जाएगा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड रॉयल्टी। जितना ज्यादा बिकेगा उतना ज्यादा रॉयल्टी मिलेगी, ठीक है। ये बात क्लियर है बेटा जी? रॉयल्टी। तो रेंट और रॉयल्टी दोनों को ऐड करके क्या आ जाती है? लैंड की इनकम, ठीक है। कई लोग लैंड के लिए रेंट लेते हैं, कई लोग लैंड के लिए रॉयल्टी लेते हैं, ठीक है ना। ये बात क्लियर है? जैसे मेरे पास एक शॉप है, मैंने कहा ऐसा है जी, शॉप नीचे खोलो, दुकान में शॉप, मतलब कि आप जो करना है करो, मैं किराया नहीं लूंगा। आपकी जितनी भी सेल होगी, जितना भी प्रॉफिट कमाओगे, उसके अंदर से 10% हिस्सा मेरा, या 12% हिस्सा मेरा, 20% हिस्सा मेरा। तो वो क्या हो गई मेरा? वो मैं किराया नहीं ले रहा, मैं क्या ले रहा हूं? रॉयल्टी ले रहा हूं, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई सबको? तो लेबर की इनकम, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के अंदर 3 हिस्से हैं: वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ध्यान रखना है इसके अंदर कि हमें एम्प्लॉइज का कंट्रीब्यूशन इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी वेजेस एंड सैलरीज में इंक्लूडेड है, तो अलग से उसे इंक्लूड नहीं करना, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन ऐड नहीं करना। फिर दूसरा आता है बेटा जी, दूसरा आता है लैंड। लैंड की इनकम को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया, रेंट एंड रॉयल्टी, ठीक है। और रेंट को भी फर्दर कहा कि रेंट के अंदर इंक्लूड होता है एक्चुअल रेंट एंड इंप्यूटेड रेंट, ठीक है बालकों। अब तीसरा आता है कैपिटल। तीसरा आता है बेटा जी कैपिटल। कैपिटल क्या होती है? कैपिटल क्या होती है? मनी इन्वेस्टेड इन बिजनेस। बिजनेस के अंदर जो पैसा लगा हुआ है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल, है ना, अकाउंट्स में भी पढ़ रखा है आपने। हाँ, ये होता है कि भाई वहां पर जो कैपिटल होती है उसके लिए हम बोलते हैं मनी इन्वेस्टेड बाय द ऑनर, मालिक ने जो लगाया। यहां पर हम कह रहे हैं टोटल मनी इन्वेस्टेड, चाहे वो मालिक लगाए, चाहे वो कोई बाहर से उधार लेकर लगाए, ठीक है। जो भी पैसा बिजनेस में लगा रखा है उसे हम क्या बोल रहे हैं? कैपिटल। अब अगर मैं बैंक से कुछ पैसे उधार लूं 5 लाख रुपए, और उसको अपने काम में लगा लूं, बिजनेस में लगा दूं 5 लाख रुपए, तो मुझे बैंक को क्या देना पड़ेगा? उस पैसे के लिए इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही मालिक भी बिजनेस में पैसा लगाता है। मालिक भी कहता है जी बिजनेस में मैं 10 लाख लगा रहा हूं, 15 लाख लगा रहा हूं, 20 लाख लगा रहा हूं। तो जो भी मालिक ने बिजनेस के अंदर लगाया, मालिक भी बिजनेस से क्या लेता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। ये अकाउंट्स के अंदर आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो
मालिक ने जो पैसा लगाया है मालिक भी उसके ऊपर इंटरेस्ट ले रहा है, बैंक ने जो पैसा दिया है वो भी उसके ऊपर इंटरेस्ट ले रहा है, और किसी और से भी आप पैसा लोगे और उसको अपने बिजनेस में लगाओगे तो वो भी आपसे क्या लेगा, इंटरेस्ट लेगा। तो जो भी पैसा बिजनेस के अंदर लगता है उसकी जो रिटर्न मिलती है उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट। ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो बालकों इसमें आपने क्या याद करना है, इंटरेस्ट इज द मनी रिसीव्ड बाय कैपिटल फॉर इट्स प्रोडक्टिव सर्विसेज। प्रोडक्टिव सर्विसेज के लिए जो कैपिटल को पैसा मिल रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट, उसे बोला जाता है इंटरेस्ट। ठीक है, तो कैपिटल की इनकम क्या हो गई, इंटरेस्ट। ठीक है, अब इंटरेस्ट भी दो तरीके का होता है। एक इंटरेस्ट होता है इंटरेस्ट ऑन प्रोडक्टिव लोन, और एक होता है बालकों इंटरेस्ट ऑन अनप्रोडक्टिव लोन। अब इंटरेस्ट ऑन प्रोडक्टिव लोन और इंटरेस्ट ऑन अनप्रोडक्टिव लोन, थोड़ा सा नाम से ही समझ में आ रहा है। वो लोन जो हमने किसी प्रोडक्टिव काम के लिए लिया, किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी के लिए लिया, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्टिव लोन। ठीक है, वो लोन जो हमने किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी के लिए नहीं लिया, वो हमने किसी खर्चे के लिए लिया है जिसमें हम कोई प्रोडक्शन नहीं करेंगे, दैट इज कॉल्ड अनप्रोडक्टिव लोन। जैसे कि किसी बिजनेस हाउस ने लोन लिया अब एक मशीन खरीदने के लिए, दैट इज प्रोडक्टिव लोन, उसने कुछ प्रोडक्टिव एक्टिविटी करनी है। कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लोन लिया, दैट इज प्रोडक्टिव लोन। कार खरीदने के लिए लोन लिया, घर में मेरे को कार खरीदनी थी, कार खरीदने के लिए मैंने लोन ले लिया, तो दैट इज अनप्रोडक्टिव लोन, मैंने कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं करनी। किसी की एजुकेशन के लिए लोन ले लिया, किसी की शादी के लिए लोन ले लिया, ठीक है, घर के लिए लोन ले लिया, तो ये सब लोन कैसे होते हैं, अनप्रोडक्टिव लोन। ठीक है, तो एक होता है बेटा जी प्रोडक्टिव लोन जो किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी के लिए लिया जाता है, और एक होता है अनप्रोडक्टिव लोन जो अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी के लिए लिया जाता है। तो ये आपने इंक्लूड करना है, इंक्लूडेड इन एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। ठीक है, और ये नॉट इंक्लूडेड इन एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन अनप्रोडक्टिव लोन ये आपने नहीं लेना, इंटरेस्ट ऑन प्रोडक्टिव लोन ये आपने लेना है, क्योंकि हमने लिख दिया कि प्रोडक्टिव लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट है उसी को नेशनल इनकम में इंक्लूड करना है। जो अनप्रोडक्टिव लोन का इंटरेस्ट है उसे हम बोलते हैं नेशनल, इट इज कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट, इसे नाम दिया जाता है इंटरेस्ट, और इसे बोला जाता है नेशनल डेट इंटरेस्ट, या फिर इसे बोलते हैं हम इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट। इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट इज नॉट इंक्लूडेड, इंटरेस्ट इज इंक्लूडेड। ठीक है, अब इसमें हमारी कुछ एजम्पशंस होती हैं, हम कुछ एज्यूम करते हैं, हमारी कुछ एजम्पशंस होती हैं। क्या एजम्पशंस है बेटा, कि किस इंटरेस्ट को प्रोडक्टिव लोन का माने, किस इंटरेस्ट को अनप्रोडक्टिव का माने और उसे इंक्लूड ना करें। तो बेटा जी इंटरेस्ट गिवन बाय बैंक्स टू पब्लिक, ये इंक्लूड होगा, ये इंक्लूड होगा, इंक्लूड
ये इंटरेस्ट माना जाएगा, ठीक है, और ये इंक्लूड होगा। क्यों? बैंक ने पब्लिक को इंटरेस्ट दिया, तो हम ये एज्यूम करते हैं कि पब्लिक ने बैंक को कुछ पैसा दिया, बैंक उसके बदले पब्लिक को इंटरेस्ट देता है। अब बैंक उस पैसे का करता क्या है? बैंक उस पैसे को जो पब्लिक से लिया है उसको किसी इंडस्ट्री को, किसी बिजनेस को दे देगा, ठीक है, या किसी कंपनी के शेयर खरीद लेगा और उस वहां से कंपनी प्रॉफिट कमाएगी, काम करेगी, उस पैसे से कुछ प्रोडक्टिव एक्टिविटी करेगी और प्रॉफिट कमाएगी, उसमें से बैंक को कुछ हिस्सा देगी और बैंक उसमें से कुछ हिस्सा आपको दे देगा, ठीक है ना, जिसे हम इंटरेस्ट बोलते हैं। तो बैंक ने जो आपको इंटरेस्ट दिया दैट इज प्रोडक्टिव इंटरेस्ट, ठीक है ना, तो इसलिए उसे नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट गिवन बाय पब्लिक टू बैंक, पब्लिक ने बैंक को दिया तो इसे हम इंक्लूड नहीं करेंगे, नोट इंक्लूडेड। हमारी ये एजम्पशन रहती है कि पब्लिक जो बैंक से लोन लेती है वो अनप्रोडक्टिव काम के लिए लेती है, पब्लिक जो बैंक से लोन लेती है वो अनप्रोडक्टिव काम के लिए लेती है और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट होगा वो भी अनप्रोडक्टिव लोन का इंटरेस्ट है, इसे इंक्लूड नहीं करेंगे। पब्लिक कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं कर रही है, ये हमारी एजम्पशन होती है, ठीक है, ऐसा हम मानकर चलते हैं, ठीक है। अच्छा, इंटरेस्ट गिवन बाय गवर्नमेंट ऑन लोन taken from resources inside the country। सरकार जो लोन ले रही है और उसके ऊपर इंटरेस्ट दे रही है, ठीक है, जो उसने देश के अंदर रिसोर्सेज से लिया है, हम उसे भी इंक्लूड नहीं करते, उसे भी हम क्या बोलते हैं बेटा जी? नेशनल डेट इंटरेस्ट, नॉट इंक्लूडेड, और इसे भी क्या बोला जाएगा? नेशनल डेट इंटरेस्ट, एनडीआई, नेशनल डेट इंटरेस्ट, ठीक है। यहां मैं इसको पूरा ही लिख देता हूं, नेशनल डेट इंटरेस्ट। ये भी हमारी एजम्पशन होती है कि सरकार ने जो लोन लिया है वो अनप्रोडक्टिव कामों के लिए लिया है, ठीक है, इसलिए उसे हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। और इंटरेस्ट गिवन बाय गवर्नमेंट ऑन इंटरनेशनल लोन्स, सरकार ने विदेशों से लोन लिए, बाहर से लोन लिए, उसे हम प्रोडक्टिव मानते हैं, उसे हम प्रोडक्टिव मानते हैं। ये हमारी एजम्पशन है, मैं बार बार बोल रहा हूं, ऐसा कोई रिटर्न नहीं है कि सरकार विदेशों से लोन लेगी तो वो प्रोडक्टिव काम के लिए लेगी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर हमारे पास लैक ऑफ इंफॉर्मेशन होता है तो वहां पर हमें कुछ एज्यूम करके काम करने पड़ते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर सिर्फ अगर ये लिखा है कि इंटरेस्ट गिवन बाय गवर्नमेंट ऑन इंटरनेशनल लोन्स, तो उसे हम क्या मान लेते हैं? प्रोडक्टिव, ठीक है, और इसे हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई बेटा जी सबको? तो ये हमारी इंटरेस्ट के ऊपर बात है। तो बाल को हमने 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ लिए। पहला फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लेबर, लेबर की प्रोडक्टिव सर्विसेज के लिए लेबर को क्या मिलता है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के 3 हिस्से हैं, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड एंड एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। इग्नोर एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ठीक है जी। दूसरा है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लैंड। लैंड को उसकी प्रोडक्टिव सर्विसेज के लिए क्या मिलता है? रेंट एंड रॉयल्टी। अब रेंट के अंदर इंप्यूटेड रेंट और एक्चुअल रेंट दोनों इंक्लूड करने हैं। एक्चुअल रेंट जो रियलिटी में पे किया, इंप्यूटेड रेंट जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है उसका रेंट, जो हम कैलकुलेट नहीं करते लेकिन नेशनल इनकम निकालने के लिए वो कैलकुलेट किया जाएगा। तीसरा है कैपिटल। कैपिटल को उसकी प्रोडक्टिव सर्विसेज के लिए क्या मिलता है? इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट 2 तरीके के होते हैं, एक होता है इंटरेस्ट ऑन प्रोडक्टिव लोन और एक होता है इंटरेस्ट ऑन अनप्रोडक्टिव लोन।
अनप्रोडक्टिव लोन के इंटरेस्ट को हमने यहां पर इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि नेशनल इनकम में सिर्फ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज को इंक्लूड किया जाता है, तो अनप्रोडक्टिव लोन के इंटरेस्ट को हम यहां पर इंक्लूड नहीं करेंगे। हम सिर्फ प्रोडक्टिव लोन के इंटरेस्ट को ही कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और इसमें हमारी कुछ एजम्पशन होती हैं कि अगर बैंक ने पब्लिक को लोन दिया, बैंक ने पब्लिक को इंटरेस्ट दिया, वो प्रोडक्टिव माना जाएगा और वो इंक्लूड होगा। पब्लिक ने बैंक को इंटरेस्ट दिया, वो अनप्रोडक्टिव माना जाएगा। सरकार ने पब्लिक को इंटरेस्ट दिया, वो अनप्रोडक्टिव माना जाएगा। सरकार ने इंटरनेशनल बॉडीज को इंटरेस्ट दिया है क्योंकि उनसे लोन लिया था, तो वो प्रोडक्टिव माना जाएगा, ठीक है। एक बार पढ़ लीजिएगा ध्यान से, अगर कोई डाउट्स होंगे तो बात करेंगे। और इसके बाद बेटा जी लास्ट हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आता है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर का मतलब हो गया मालिक, जो इन सबको इकट्ठा कर रहा है, लैंड को, लेबर को, कैपिटल को, सबको एक साथ इकट्ठा करके प्रोडक्टिव एक्टिविटी करवाने का काम किसका होता है? मालिक का, एंटरप्रेन्योर का, ठीक है। एंटरप्रेन्योर receives profit for its productive सर्विसेज। एंटरप्रेन्योर अपनी प्रोडक्टिव सर्विसेज के लिए क्या रिसीव करता है? प्रॉफिट, ठीक है, सिंपल सा है प्रॉफिट। भाई मालिक जो काम कर रहा है उसके बदले उसको क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए। कोई भी मालिक बिजनेस चला रहा है तो उसके पीछे उसका मोटिव क्या है? टू अर्न प्रॉफिट, ठीक है ना। तो एंटरप्रेन्योर को अपनी सर्विसेज के लिए क्या चाहिए? वो कहता है जी मैं इन सबको इकट्ठा लेकर आ रहा हूं, इन सबका ध्यान रख रहा हूं, ठीक है, रिस्क उठा रहा हूं, तो मुझे इसके बदले क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए। अब बेटा जी जो प्रॉफिट है, ठीक है, उसके अंदर भी तीन चीजें होती हैं। अच्छा एक बात का ध्यान रखना, ये जो प्रॉफिट है ना, दिस प्रॉफिट, ये जो प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, दिस इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये जो प्रॉफिट है ये कौन से वाला है? टैक्स देने से पहले वाला प्रॉफिट, टैक्स देने के बाद वाला प्रॉफिट नहीं, टैक्स देने से पहले वाला प्रॉफिट, ठीक है। अभी समझते हैं क्या है प्रॉफिट के अंदर। तीन हिस्से मैंने बोले, देखो बेटा, जब एक कंपनी या एक फर्म प्रॉफिट कमाती है तो सरकार कहती है मेरा हिस्सा। सरकार, भाई सरकार हमारी माई बाप है, भाई हमारे देश को चलाने का काम किसका है? सरकार का। ये जो हमारे चारों तरफ रोड्स बने हुए हैं, फ्लाईओवर्स बने हुए हैं, ब्रिजेस बने हुए हैं, स्ट्रीट लाइट है, सड़कों की सफाई है, नालियों की सफाई है, गलियों की सफाई है, ये सारे काम कौन करवा रहा है? सरकार करवा रही है। तो सरकार को ये सब काम करने के लिए पैसा चाहिए, वो सरकार पैसा हमसे ही वसूलती है, ठीक है ना, इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, ठीक है ना। तो सरकार कंपनीज को भी कहती है भाई जो प्रॉफिट कमा रहे हो ना उसके ऊपर हमें क्या दो? टैक्स दो। उस टैक्स को हम बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। इस टैक्स को क्या बोला जाता है बेटा जी? कॉर्पोरेट टैक्स या कॉर्पोरेशन टैक्स या प्रॉफिट टैक्स, ठीक है। सरकार ने टैक्स ले लिया तो क्या बच गया? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स था मेरे पास, ये था प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसमें से सरकार ने अपना हिस्सा मांग लिया टैक्स का, सरकार को दे दिया। अब बच गया बाकी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये जो बच जाएगा यहां पर, ये जो अभी मैं यहां लिखूंगा दो चीजें, इन दोनों का टोटल क्या होगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है ना।
भाई ये प्रॉफिट था, आपने जो कमाया टैक्स देने से पहले, सरकार ने आपसे कहा जी हमारा हिस्सा लाओ, तो आपने प्रॉफिट में से एक हिस्सा सरकार को देना है। ठीक है, हम जो भी कमाते हैं उसका एक हिस्सा हमें किसको देना होता है? सरकार को। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। अच्छा जी, अब जो बच गया उसमें से, अब वो सारा घर तो नहीं ले जाएंगे, हम सारा तो नहीं कहेंगे प्रॉफिट है जी हम घर ले जाते हैं अपने। अब बिजनेस की ग्रोथ के लिए, हमें बिजनेस की ग्रोथ के लिए कुछ रखना पड़ेगा। सारा पैसा मालिक घर नहीं ले जा सकता। अगर सारा प्रॉफिट जो भी आया घर ले गया, घर में खर्च कर लिया, तो बिजनेस को जब अचानक से किसी पैसे की जरूरत पड़ेगी, बिजनेस में अचानक से मशीन खराब हो गई, पैसा कहां से आएगा? बिजनेस के अंदर कहीं किसी वर्कर का एक्सीडेंट हो गया, उसका इलाज करवाना है, पैसे कहां से आएंगे? तो वो पैसे बिजनेस के अंदर रखने पड़ते हैं। प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा बिजनेस के अंदर ही रखा जाता है, जिसे हम बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग, या इसको सिंपल भाषा में बोले तो हम कहते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। वो प्रॉफिट जो बांटा नहीं है मालिकों के बीच में, अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ठीक है, या इसको हम बोल देते हैं सेविंग्स ऑफ कॉरपोरेट सेक्टर। कॉरपोरेट सेक्टर ने जो पैसा अपने पास रख लिया, प्रॉफिट में से जो सेव करके रख लिया अलग से, ठीक है, उसे रिटेन्ड अर्निंग बोल लो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बोल लो, सेविंग्स बोल लो। ठीक है, तो प्रॉफिट आया फर्म के पास, उसमें से सरकार पहले आ गई, कहती है हिस्सा दो मेरा। हमने कहा लो जी लो, अपना हिस्सा पकड़ो, ये लो। ठीक है, देना पड़ेगा, नहीं देंगे तो तुम तो हमारे ऊपर केस कर दोगे, छोड़ोगे नहीं हमारे को, तो भाई तुम्हें तो देना पड़ेगा। लो जी, कॉर्पोरेट टैक्स दे दिया। अब जो बच गया, मालिक के ऊपर भाई रिस्क है कि कल को कोई नुकसान हो गया, कहीं जरूरत पड़ गई पैसे की, तो कहां से आएगा? तो भाई बिजनेस के अंदर कुछ रिटेन कर लो। ठीक है, बाकी पैसा मालिकों को घर ले जा इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, उसे हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड। ठीक है, या बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, घर ले जा भाई अपने तू। ठीक है, डिविडेंड। डिविडेंड को अगर हम हिंदी में बोले तो कहते हैं लाभांश। क्या बोलते हैं? लाभांश। लाभ का अंश, लाभ का हिस्सा। सारा लाभ नहीं ले जाएगा घर भाई, लाभ में से कुछ देना है सरकार को, कुछ रखना है बिजनेस में, बाकी जो लाभ का हिस्सा घर ले जाएगा उसे बोलेंगे लाभांश। ठीक है, क्लियर है यहां तक बेटा जी? तो प्रॉफिट के अंदर तीन हिस्से हो गए, कॉर्पोरेट टैक्स, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। उनके नाम अलग अलग हो सकते हैं, वो मैंने आपको लिखवा दिए हैं। ठीक है, तो ये दो चीजें जो लास्ट की लिखी है मैंने, रिटेन्ड अर्निंग और डिविडेंड, ये होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और उसके अंदर कॉर्पोरेट टैक्स भी ऐड कर दोगे तो टोटल बन जाएगा हमारा प्रॉफिट। ये बात बेटा जी सबको क्लियर हो गई या नहीं हुई? मेरे ख्याल से हो गई। ठीक है, अगर नहीं भी हुई तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, चैट करके मेरे से बात कर सकते हो कि सर ये बात दिक्कत है, मैं आपको बता दूंगा। तो बेटा जी ये हमारे 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे। हमने इन चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की इनकम को देख लिया क्या क्या होता है, और इन सब का अब हमें यूज करना है इनकम मेथड के अंदर। अभी हमने इनकम मेथड का कोई फॉर्मूला नहीं सीखा है, अभी तो हमने सिर्फ ये सीखा है कि इनकम मेथड के अंदर हम क्या करते हैं। नेशनल इनकम निकालने के लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, जो भी पैसा प्रोडक्टिव सर्विसेज से, सॉरी प्रोडक्टिव यूनिट से मिल रहा है, उसे हम ऐड कर लेते हैं। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को उनकी प्रोडक्टिव सर्विसेज के लिए प्रोडक्शन यूनिट से क्या मिलता है हमने वो देखा। लेबर को मिलता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, लैंड को मिलता है रेंट एंड रॉयल्टी, कैपिटल को मिलता है इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट। ठीक है, इसके बाद अब बेटा जी हम बात करते हैं मेन इनकम मेथड के ऊपर। बालकों, एक्सपेंडिचर मेथड से क्या निकला था? जीडीपी एट एमपी। एक्सपेंडिचर मेथड जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट एक्सपोर्ट, इन 4 चीजों को ऐड करके आया था जीडीपी एट एमपी। इनकम मेथड से हमारा आएगा एनडीपी एट एफसी। क्या आएगा बालको? एनडीपी एट एफसी। ये याद रखना है, इनकम मेथड से क्या निकल कर आता है?
NDP at FC। अब इसके 3 हिस्से होते हैं बेटा। इसके कितने हिस्से होते हैं? 3। एक, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। एक क्या होता है बेटा? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, जो लैंड की प्रोडक्टिव सर्विसेज हैं उसके लिए। दूसरा होता है बेटा ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस होता है बाकी जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनकी इनकम। ये हो गई, सॉरी लैंड मैंने बोला, शायद गलत बोल दिया। ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय होता है लेबर की प्रोडक्टिव सर्विसेज। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज किसे मिलता है? लेबर को अपनी प्रोडक्टिव सर्विसेज के लिए मिलता है। बाकी ऑपरेटिंग सरप्लस जो है वो होता है लैंड, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर की प्रोडक्टिव सर्विसेज। ठीक है। और एक होता है बेटा जी मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। इन तीनों को ऐड कर दो, इन तीनों को ऐड कर दो, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज को, ऑपरेटिंग सरप्लस को और मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड को। तो इनकम मेथड से हमारा क्या निकल आएगा? NDP at FC। NDP at FC निकल आएगा बालको आपका। ठीक है। अच्छा जी, अभी हम डिटेल में नहीं गए, अभी तो हमने सिर्फ एक मोटा सा फॉर्मूला पढ़ा। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, इनको ऐड कर दो तो आ जाएगा NDP at FC। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज आपको पता है लेबर की इनकम है। ऑपरेटिंग सरप्लस मैंने बता दिया लैंड, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर की इनकम है। और एक होती है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, इसको भी हम डिस्कस करते हैं। तो बालकों, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज ये तो आपको पता ही है। इसके कितने हिस्से होते हैं? इसके कितने हिस्से होते हैं? 3। एक, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। दूसरा, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। और तीसरा, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ये ऊपर भी लिखवाया था मैंने, यहां पर दोबारा लिख दिया। ठीक है। तो ये तो हो गया ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या है? लैंड की इनकम, कैपिटल की इनकम और एंटरप्रेन्योर की इनकम, तीनों की इनकम को टोटल कर दे तो वो होता है हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस। इसका बेटा मैं कलर चेंज कर रहा हूं लिखने का, ताकि आपको जरा ध्यान रहे कि ऑपरेटिंग सरप्लस लिख रहे हैं सर। तो बालकों, ऑपरेटिंग सरप्लस, इसको मैं यहां से ऐसे और फिर थोड़ा सा ऐसे करता हूं। यहां लिख रहा हूं बेटा जो ऑपरेटिंग सरप्लस। ये था कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ये नीचे लिख दिया है। ऑपरेटिंग सरप्लस मैं यहां लिख रहा हूं। ऑपरेटिंग सरप्लस बेटा किस किस की इनकम है? मैंने अभी बताया लैंड, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो लैंड और कैपिटल होती है प्रॉपर्टी, एंटरप्रेन्योर होता है मालिक, है ना। तो इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस की जगह हम लिख सकते हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। Income from property and entrepreneurship. This is the other name of operating surplus. क्योंकि ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या? लैंड और कैपिटल। लैंड और कैपिटल होती है प्रॉपर्टी, और हो गया एंटरप्रेन्योरशिप मालिक। ठीक है, वो लिख दिया लैंड, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है। अब इसको भी हम तोड़ें तो 2 हिस्सों में तोड़ सकते हैं। क्या? एक, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और दूसरा इनकम फ्रॉम
एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, प्रॉपर्टी मैंने कहा लैंड है और कैपिटल है, तो बेटा जी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में लैंड की इनकम को क्या बोलते हैं? रेंट एंड रॉयल्टी। ठीक है, लैंड की इनकम, प्रॉपर्टी की इनकम में लैंड है, लैंड की इनकम है रेंट एंड रॉयल्टी, और कैपिटल की इनकम होती है इंटरेस्ट। ठीक है, और एंटरप्रेन्योर की इनकम होती है प्रॉफिट। ये सब हम बातें ऊपर पढ़ कर आए हैं, अब हमारे को ये समझना आसान हो गया, हम फटाफट आंसर दे सकते हैं कि इनकम ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब होता है इनकम ऑफ लैंड, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। इसको अगर हम सोचे तो दूसरा नाम ये हो सकता है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, लैंड और कैपिटल हो गई प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, दो हिस्सों में तोड़ दिया, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में हो गया लैंड और कैपिटल की इनकम, लैंड की इनकम रेंट एंड रॉयल्टी, कैपिटल की इनकम इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योरशिप की इनकम होती है प्रॉफिट। और प्रॉफिट के अंदर भी कितने हिस्से बताए मैंने? 3 हिस्से। ठीक है, कौन कौन से हिस्से? अच्छा, एक चीज और मैं और साथ साथ लिखता जाता हूं कि यहां पर आपने इंटरेस्ट के अंदर क्या करना है? इग्नोर करना है। जो चीजें इग्नोर करनी है वो हम लिख देते हैं ना, इग्नोर करो। क्या इग्नोर करो? नेशनल डेट इंटरेस्ट। नेशनल डेट इंटरेस्ट नहीं लेना, इसमें भी इंटरेस्ट वर्ड आ रहा है लेकिन ये आपने इग्नोर करना है, नेशनल डेट इंटरेस्ट। ऐसे ही यहां पर भी एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन लेना है, इग्नोर। क्या मैंने लिखवाया हुआ है पहले भी? एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ठीक है, यहां पर ये चीज इग्नोर करनी है एम्प्लॉयर के साथ में, और इंटरेस्ट में नेशनल डेट इंटरेस्ट को इग्नोर करना है। अच्छा बेटा जी, प्रॉफिट के मैंने कितने हिस्से लिखवाए थे आपको? अभी लिखवाया था, एक था कॉर्पोरेट टैक्स, एक था अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, और एक था डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। बालको ये बात क्लियर है सबको, या कोई समस्या है किसी को? मेरे से होनी नहीं चाहिए समस्या। चलो, तो ये सब हो गए हमारे। अभी हमारा डिस्कशन जो रह गया है वो रह गया है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर। उस पर भी डिस्कशन करते हैं, थोड़ी देर रुक जाओ। तो बालको अब इसको एक फॉर्मूले की फॉर्मेट में लिख लेते हैं। फॉर्मूले की फॉर्मेट में इनकम मेथड से हमारा क्या निकलेगा बेटा जी? एनडीपी एट एफसी। कैसे निकलेगा सर? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज ऐड कर लो। कितनी बार बताओगे सर? ऑपरेटिंग सरप्लस ऐड कर लो। बेटा क्या करूं, बताना मेरा फर्ज है, मेरे को बताना पड़ेगा। और क्या ऐड कर ले? मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, MISE। ठीक है, ये क्वेश्चन में दे रखा हो मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड तो ले लेना, नहीं दे रखा तो टेंशन नहीं, छोड़ देना। ठीक है ना, ये कहीं से निकालने की कोशिश मत करना कि निकालेंगे कहीं से, नहीं। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड दे रखा है, ले लो, नहीं दे रखा छोड़ दो। ठीक है, होती क्या है ये अभी डिस्कस करते हैं। बालको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में क्या क्या आता है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में क्या क्या आता है? इसमें आता है जी, एक आता है वेजेस एंड सैलरीज इन कैश एंड काइंड में यहीं पर ही कर देता हूं, आप समझ जाओगे। प्लस एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ठीक है, ये दोनों हो गए कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के हिस्से। ठीक है, ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या आता है बेटा? एक तो लैंड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो प्रॉपर्टी की इनकम क्या होती है? लैंड की इनकम रेंट एंड रॉयल्टी, और
दूसरा होता है हमारा कैपिटल की इनकम, इंटरेस्ट, ठीक है, और तीसरा होता है बेटा हमारा प्रॉफिट। ये तीनों जो होती हैं हमारी, ये किसके हिस्से हैं? ऑपरेटिंग सरप्लस के। रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ठीक है, प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, वो तो हमने एज इट इज लिख दी, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। इसके कोई हिस्से नहीं है, ये सिर्फ एक ही होगा, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। होता क्या है ये अभी तक नहीं पता है ना, अभी तक भी नहीं पता। कोई बात नहीं, हमें क्या दिक्कत है, हमने रट्टा मार दिया, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड ऐड करना है, क्या दिक्कत है, हम रट्टा तो मारने में नंबर 1 है। चलो जी, तो बालकों, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश एंड काइंड, ये तो ठीक है, प्लस एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ठीक है जी, प्लस अब प्लस इसमें क्या करना है हमने? रेंट। रेंट को अगर हम बाइफरकेट करें, रेंट को फर्दर तोड़े, तो मैंने बताया था इसमें हमारा आ सकता है एक्चुअल रेंट प्लस इम्प्यूटेड रेंट, दोनों आएंगे, प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट, ठीक है ना। इंटरेस्ट में बस ये ध्यान रखना है कि नेशनल डेट इंटरेस्ट, अनप्रोडक्टिव लोन का इंटरेस्ट, वो इंक्लूड नहीं करना है आपने, बाकी सारे लोन के इंटरेस्ट आप इंक्लूड करोगे जो भी प्रोडक्टिव है, प्लस प्रॉफिट। ये बेटा जो प्रॉफिट है, पहली बात तो ये ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं, प्रॉफिट कौन से वाला होता है? ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं लेना होता, प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेना है, ठीक है। तो प्रॉफिट के मैंने अभी 3 हिस्से लिखवाए थे आपको, एक लिखवाया था कॉरपोरेशन टैक्स, एक लिखवाया था डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, और एक लिखवाया था अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, और प्लस कर देंगे हम मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखनी है आपने कि डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ये क्या होते हैं? ये होते हैं, दोनों को ऐड कर दो तो ये होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स के बाद वाला प्रॉफिट, क्योंकि कॉर्पोरेशन टैक्स प्रॉफिट में से टैक्स दे दिया, जो बच गया वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, और उसमें से कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, कुछ रख लिया जाता है बिजनेस में, ठीक है, इसे बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है तो उसमें कॉर्पोरेशन टैक्स भी ऐड कर दोगे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, टैक्स दे दिया हुआ है तो टैक्स भी जोड़ दो तो वो आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है बालकों। तो ये हमारा पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्मूला बन गया, क्या निकालने का? एनडीपी एट एफसी निकालने का। और ये किस मेथड का यूज कर रहे हैं हम? इनकम मेथड का। यहां पर हम सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की इनकम ले रहे हैं। अब बेटा जी हमारा डिस्कशन का मैटर है MISE, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। तो बालकों, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब क्या हुआ? नाम से समझ रहा है, मिक्स्ड इनकम मतलब कि ये जो सारे फैक्टर इनकम है, लेबर की इनकम, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, लैंड की इनकम, रेंट एंड रॉयल्टी, कैपिटल की इनकम, इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर की इनकम, प्रॉफिट, ये सारी इनकम को मिक्स्ड कर दो, वो हो गया मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। मतलब अब हमारी इकोनॉमी के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेसमैन भी हैं, छोटे छोटे बिजनेसमैन, छोटे छोटे दुकानदार जो छोटा छोटा बिजनेस कर रहे हैं, वहां पर वही लेबर की तरह काम कर रहे हैं। एक दुकानदार है, सुबह आता है, खुद ही दुकान खोलता है, शटर उठाता है, काउंटर पे बैठ जाता है, कस्टमर आते हैं उनको सामान बेचता है, खुद ही लेबर की तरह काम कर रहा है, दुकान में खुद ही झाड़ू लगा रहा है, खुद ही लेबर की तरह काम कर रहा है, ठीक है, सारे दुकान के काम वो खुद ही करता है, तो वही लेबर है, ठीक है। दुकान उसकी खुद की है, वो किसी को रेंट नहीं देता, पैसा उसने खुद का लगा रखा है, वो किसी को इंटरेस्ट नहीं देता, ठीक है, और प्रॉफिट भी उसका ही है, ठीक है।
या फिर हम ये कह सकते हैं कि छोटे छोटे दुकानदार हैं, वो अपने प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते, कितना रेंट दे रहे हैं, कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं, कितना कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज दे रहे हैं और कितना उनका प्रॉफिट है, वो प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते। अब उनकी इनकम में से कितना रेंट माना जाए, कितना कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज माना जाए, ये निकालना बड़ा डिफिकल्ट है। तो हम उनकी इनकम को कंबाइन फॉर्म में लिख देते हैं। हम कहते हैं भाई इनका इनको हम बाइफरकेट नहीं कर सकते कि कितनी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज है, कितना इंटरेस्ट है, कितना रेंट है और कितना प्रॉफिट है। हम इसको अलग अलग नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको हम एक ही साथ बोल देते हैं मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। मतलब क्या हो गया मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड का? स्मॉल बिजनेसमैन हु डज नॉट मेंटेन प्रॉपर अकाउंट्स and his income cannot be divided into income of land, income of labor, income of capital, ठीक है। therefore his total income is written as mixed income of self employed, ठीक है। और टेंशन की बात नहीं है, क्वेश्चन में हो तो लिख देना, ऐड कर देना, नहीं हो इग्नोर, ठीक है, जीरो मान लो, खत्म। क्लियर है बालकों? तो ये आपका फॉर्मूला हो गया एनडीपी एट एफसी निकालने का। अब इससे आपको नेशनल इनकम निकालनी हो तो ये तो आपके बाएं हाथ का खेल है, ठीक है। एनडीपी एट एफसी आपके पास आ चुका है और आपको निकालना है एनएनपी एट एफसी। एनएनपी एट एफसी इज द नेशनल इनकम, दिस इज द नेशनल इनकम। और आपके पास आ क्या चुका है? एनडीपी एट एफसी। ऊपर वाले फॉर्मूले से आपके पास क्या आ चुका है? एनडीपी एट एफसी। तो अब आपका चेंज क्या है? पहला नेट नेट तो ठीक ही है, डोमेस्टिक को करना है कन्वर्ट नेशनल में। तो डोमेस्टिक को अगर नेशनल में कन्वर्ट करना है तो प्लस करेंगे एनएफआईए, बाकी एफसी एफसी, ठीक है। तो बस आपको एनडीपी एट एफसी में अब एनएफआईए और ऐड कर दो, आ गई नेशनल इनकम। क्लियर है बालकों यहां तक? ठीक है जी, क्लियर हो गई। अगर नहीं है क्लियर तो नेक्स्ट क्लास में बात कर लेंगे, ठीक है। तो बालकों ये हमारा इनकम मेथड का पूरा कंसेप्ट है, ठीक है। ये हमने जो पढ़ा है ये हमारा कंसेप्ट है, हमने कोई न्यूमेरिकल नहीं किया, सिर्फ हमने सीखा है कंसेप्ट। न्यूमेरिकल आप घर पे खुद ट्राई करना, हो जाए ठीक है, नहीं हो जाएंगे तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको कुछ न्यूमेरिकल करवाऊंगा, आपसे करवा कर देखूंगा, फिर आपको होमवर्क देंगे करने के लिए, ठीक है बालकों। तो बेटा जी आज के लिए हम इतना ही रख रहे हैं, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जयराम जी की राधे राधे, जय जिनेंद्र, और घर में रहिए सेफ, ठीक है जी। ओके बेटा जी, बाय बाय।